हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ई लर्निंग के मूल तत्व। वो क्या क्या होते हैं ई लर्निंग के मूल तत्व। फर्स्ट ही हो गया शिक्षा शास्त्र। ये अधिगम और अधिगम तथा शिक्षण वाली बुक से लिया गया है। ठीक है कि शिक्षा या विज्ञान पेडागोजी कहलाता है। यह विज्ञान के ज्ञान पर आधारित व्यवस्थित प्रयोग होता है कि विज्ञान के जो ज्ञान है उस पर आधारित प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो कक्ष विधियाँ होती है, कक्षा में जो हम डेवलप करते हैं वो विधियाँ होती है और शैक्षिक तकनीकियाँ होती है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, डेवलपमेंट ऑफ शैक्षिक टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो ई लर्निंग में शिक्षण शास्त्र का बहुत भारी महत्व होता है। यह किसी शैक्षिक सामग्री की संरचना अथवा घटकों को परिभाषित करने का प्रयास करता है, जैसे कोई पाठ, बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर किसी भी चीज़ का किसी भी तरीके से अध्ययन करना। ये सभी घटक स्वतंत्र होते हैं। किसी भी विषय वस्तु के निर्माण के प्रारंभ में उसकी विधियों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। शिक्षण काल में कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। देखो, कोई भी जब हम विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं तो जो उसके अंदर मतलब उसकी जो विधियाँ होती है उसका मूल्यांकन करना, बहुत इवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, शिक्षण कठिनाइयों को स्तर को ध्यान में भी रखना पड़ता है कि वह ना तो ज़्यादा कठिन हो और ना ही ज़्यादा सरल हो। ई लर्निंग में शैक्षिक सामग्री का निर्माण में इन उपागमों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से उपागम हो गए? फर्स्टली हो गया ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष, कि जो विषय वस्तु के निर्माण में विद्यार्थी का ज्ञान और भाव है वो पक्ष की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे ये पता चलता है कि अधिगम प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है। इसी प्रकार भावनात्मक पक्ष जैसे अभिप्रेरक, रुचियाँ, मनोरंजन आदि का भी महत्व होता है कि इन पक्ष में जो ह्यूमंस ब्रेन है वो कैसे एक्टिवेट करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, नंबर बी है व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्ष। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र का व्यवहार। तो बुरे व्यवहार वाले को अच्छे व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और उन्हें वांछित दिशा में लेकर उसके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि कौशल, व्यवहार का ज्ञान, दूसरे व्यक्तियों से मुलाकात, सामूहिक अनुसंधान। ये सब क्लास में होता है, स्कूलों में होता है। ठीक है, सामाजिक निर्माण उपागम। शिक्षण कला में सामाजिक संरचना की ओर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। बच्चों में संप्रत्यय की रचना करने की क्षमता होती है तथा समूह में संप्रत्यय रचना की क्षमता का विकास किया जा सकता है। देखो, इसमें सामाजिक निर्माण उपागम कैसे हो गया? कुछ बच्चे को ग्रुप बनाकर भेज दिया और उनसे बोल दिया कि ये काम तुम्हें करना है, तो वो क्या हो गया? सामूहिक वर्क कर रहे हैं। तो इसमें सामाजिक निर्माण का सामाजिक जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसका हम निर्माण कर रहे हैं बच्चे के अंदर। अनुदेशनात्मक रूपरेखा, कि किसी पाठ्यक्रम को निर्धारित करके उसमें अनुदेशन तैयार किया जाता है। इस दौरान अध्यापक या अध्यापकों के समूह की सहायता ली जाती है। ई लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए विद्यार्थियों के स्तर पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखो, जब एक लेसन तैयार किया जाता है, उसको बच्चों की बुक में डाला जाता है, तो बहुत सारे टीचर मिलकर उसमें अनुदेशनात्मक रूपरेखा, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कितना बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन होने चाहिए, क्या आंसर होने चाहिए, उन सब की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, माननीयकरण, ऐसा मानव विनिश्चित होना चाहिए कि अनुदेशनात्मक सामग्री खरी उतरे उसके सिद्धांतों पर। ठीक है, पुनः उपयोगिता, हम उसको रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। ई लर्निंग में इसकी सामग्री की प्राकृतिक एवं पुनः उपयोगिता वाली होनी चाहिए। ई लर्निंग की अनुदेशनात्मक या शैक्षिक सामग्री के छोटे छोटे भाग बांटे गए हैं, जिसका प्रयोग विद्यार्थी बार बार कर सकता है। ये सभी हिस्सों या भागों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है।
हम देखो फ़ोन में हम किसी वीडियो को देखते हैं, किसी टीचर ने अपलोड कर दिया तो हम उसको बार बार देख सकते हैं। जब तक हमें समझ में नहीं आया उसको पुश करेंगे, फिर देखेंगे, उसको दोबारा से री यूज़ करके हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसी तरह बुक्स हैं, एक बार किसी ने पढ़ ली तो उसी बुक से दूसरे अदर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया रीयूजेबिलिटी का काम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।